नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो गाजी वर्सेस सुहेलदेव पर आ गई है। आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं? दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कड़े शब्दों में कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहराइच में होने वाले नेजा मेले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोध करते हुए नाम भी बदलने की बात कह डाली है। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो बहराइच की धरती से गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाकर 2027 के लिए ऑफिशियली शंखनाद करने जा रहे हैं, बिगुल फूंकने जा रहे हैं। और महाराजा सुहेलदेव की तुलना जिस तरीके से गाजी से करते हुए महाराजा सुहेलदेव का नाम सामने आ गया है, तो इस पूरे चुनावी गणित में एंट्री सुभाषपा की भी हो चुकी है, जो इसे महाराजा सुहेलदेव के सम्मान की बात कह रही है और कह रही है कि गाजी का महिमा मंडन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से 2026 में इतिहास का मुद्दा एक बार फिर से गूंज उठा है और इसको आज की वर्तमान की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या ये सिर्फ इतिहास की बात है या फिर पहचान की राजनीति और वोट बैंक की लड़ाई है। आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। उससे पहले देखिए किस तरह से प्रतिक्रियाओं का और बहसबाजी का जो पूरा सिलसिला है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक देखा जा रहा है। बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी के किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह, सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था। एआईएमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने की बात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और उस बीएसपी का सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में आ गया है। अब चाहे बीएसपी या एआईएमआईएम कुछ भी मिलकर कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष को अगर ये लगता है कि वो गाजी मियां का महिमा मंडल करके और महाराजा सुहेलदेव जी के नामों को वो अपमानित करके वोट को पोलराइज कर लेगा, तो वो उसकी मूर्खता है, वो पागल हो गया है। ये गाजी बाजी को हम लोग बहुत देखे हैं। यहाँ महाराज जी की सरकार है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछले ही वर्ष कहा था कि यहाँ कोई गाजा बाजा का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार कहे थे कि 10 जून से मेला लगेगा। 10 जून तो छोड़िए, 10 दिन पहले से ही मेला लगना शुरू हो गया था। अभी एनडीए के बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद जी भी थे। उन दोनों लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आपके ही कहने पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे मेला लगना शुरू हुआ है, तो क्यों न इस मेला को जो है राज्य स्तरीय जो मामला होता है मेले का राज्य स्तरीय नाम दिया जाए और आगामी जब तक ये देश रहे, ये प्रदेश रहे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहे, तब तक ये मेला चलता रहे। ओवैसी साहब तो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि क्या इतिहास को आज के राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। तो कई सवाल हैं और सिर्फ इतने ही नहीं, वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष अब हम रख देते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके सामने। सबसे पहले, गाजी बनाम सुहेलदेव का मुद्दा ऐतिहासिक न्याय या फिर चुनावी ध्रुवीकरण? क्योंकि ये मत भूलिए कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। दूसरा प्रमुख सवाल, क्या ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोटों को सपा से अलग करने के लिए आए हैं? क्योंकि यहां पर एक नया युद्ध छिड़ गया है, ओवैसी के फॉर्मूले वर्सेस अखिलेश के पीडीए का। तीसरा,
क्या बहराइच बना 2027 चुनावी की राजनीतिक प्रयोगशाला? क्योंकि यहां पर गाजी वर्सेस सुहेलदेव की जो लड़ाई शुरू हो गई है उसको लेकर ये सवाल बन जाता है। चौथा अहम सवाल, क्या सुहेलदेव का नैरेटिव बीजेपी को पूर्वांचल में दिलाएगा अतिरिक्त बढ़त? क्या इससे बीजेपी को किसी तरह का कोई फायदा हो पाएगा? पांचवा, क्या एएमआईएम की एंट्री से बिगड़ेगा पीडीए का गणित? तो ये वो प्रमुख सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपके साथ करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यश भारतीय ने आज हमें ज्वाइन किया है। दयाराम भार्गव जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नदीम कुरैशी जी एएमआईएम के प्रदेश महासचिव है उत्तर प्रदेश के, आपका भी तहे दिल से स्वागत। विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो सभी खास मेहमानों का तहे दिल से स्वागत। और शुरुआत बीजेपी के साथ करते हुए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी हमने सुना, तो राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो इस तरीके से मुद्दा उठाया है, जो बड़ा बयान दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बयान के बाद आप ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो फिर सालों से या फिर ये दशकों से आखिर जो दरगाह थी वहां पर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं क्यों देती जाती रही? नेजा मेले का आयोजन होता रहा, अब आप उसको महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की बात कह रहे हैं। पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा गया? क्यों नहीं इसे 2027 से जोड़कर देखा जाए कि 2027 नजदीक है तो 26 में ये मुद्दा उठा दिया गया है बीजेपी की तरफ से? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। साथ ही पैनलिस्टों को भी मेरा यथोचित अभिवादन। देखिए, मैं बड़ी शालीनता के साथ बताना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव कोई जात विशेष के नायक नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र के प्रतिरोध के प्रतीक है। ये भी आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि इसके पहले होता रहा, बहुत कुछ होता रहा उत्तर प्रदेश में और देश में, लेकिन जो अब हो रहा है वो सटीक व्यवस्था और सही रास्ते पर चलने की बात हो। अब रही बात यह है कि एआईएमएम का क्या नजरिया है, क्या लोग सोचते हैं, अखिलेश यादव की क्या सोच है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, हर चीज को वोट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वोट की राजनीति एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए होती है, और जब व्यवस्था परिवर्तन में कोई भी पार्टी आ जाती है और वो पार्टी सत्ता नसीब हो जाती है, तो इसके बाद उसके प्रति द्वेष भाव का रवैया वो नहीं अपनाती। वो ये चाहती है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश कैसे सुरक्षित रहे। और एक बात मोनिका जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहूंगा कि महाराजा सुहेलदेव के प्रति जो हमारे देश के थे और विदेशी आक्रांताओं, गाजी जैसे लोगों का महिमा मंडन करना, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा, निश्चित रूप से नहीं चलेगा। तो राघवेंद्र जी, क्या की धरती से जी, तो जब आप कह रहे हैं निश्चित रूप से नहीं चलेगा, तो क्या बीजेपी अब इतिहास सुधारने का काम कर रही है, पुनः स्थापना करने का काम कर रही है इतिहास की? देखिए, ऐसा है, इतिहास में जो इनका नाम है, ये गाजी जैसे आक्रांताओं का नाम, वो कैसे स्वर्णाक्षरों से अंकित है क्या? तो ये आपको 26 में क्यों याद आ रहा है? आपकी सरकार तो 17 से है, आपको 17 में क्यों नहीं याद आया? 18, 19 में क्यों नहीं याद आया? अब 27 में चुनाव है तो ठीक है, एक साल पहले, एक साल भी अभी जबकि पूरा नहीं रह गया है, तो आपको 2026 में ये गाजी का मुद्दा याद आ गया है अचानक से? देखिए, ऐसा है, इसके पहले भी हम महाराजा सुहेलदेव के प्रति क्या बोलते रहे, हम क्या कहते रहे, हमारी धरती क्या कहती है महाराजा सुहेलदेव के प्रति, और गाजी का बर्ताव कैसा था, आक्रांताओं के बीच में वो था, आक्रांता माना गया कि नहीं माना गया? देखिए, हमारा कहने का मतलब केवल इतना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो इस तरीके की कोई भी आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाली व्यवस्थाओं के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं
और खिलाफ रहेंगे। तो बात यही आ जाती है ना, जब आप खिलाफ थे, आप समय समय पर मुद्दा उठाते रहे, तो क्या आपने सरकारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, ये सब बंद की? बहराइच में नहीं की ना, दशकों तक चलती रही ना। जो पहले से सब कुछ चलता रहा, अब अचानक से आपको याद आ रहा है कि अरे यहाँ पर तो एक पिन है, इस पिन को बाहर निकालना है, तभी दरअसल जो है वो चोट ठीक होगी। देखिए मोनिका जी, वो पिन है या बेलचा है मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम जो आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाली व्यवस्थाएं हैं उनको हम निरंतर बंद करते जा रहे हैं। और आपने इसी क्रम में देखा उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद कलंक था उसको भी धोने का काम किसी और ने नहीं किया, हमारे ही द्वारा किया गया। और वो कलंक धोया गया, कलंक ऐसा धोया गया कि उसको आज जो सुपैसलाल थे, जो बाबरी मस्जिद को मानने वाले थे कि बाबरी मस्जिद ये नहीं ढाई जानी चाहिए, आज वो भी उसका महिमा मंडन नहीं कर पाते और वो भी अपने शब्दों को वापस अपने म्यान में रखने के लिए तैयार है और वो भी वहां पर मत्था टेकने के लिए तैयार है, वो भी बहुसंख्यकों का सम्मान करने के लिए तैयार है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती जिसको ये गंगा और जमुनी तहजीब कहते हैं, गंगा भी हमारी, जमुनी भी हमारी, तहजीब से रहते तो आपको ईमानदारी से आपको रहने की व्यवस्था होगी। अगर आप अपनी व्यवस्था में कोई दोषारोपण की स्थिति लाओगे, कोई किसी तरीके का हमारे हिंदुस्तान की धरती पर किसी आक्रांता को सम्मानित करने की बात करोगे तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। और यानी कि आप इसके विरुद्ध हैं और यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। नदीम कुरैशी से जवाब ले लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी बहराइच से रैली की ऑफिशियली तौर पर रैली का शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या हम ये माने कि चुनावी बिगुल है उत्तर प्रदेश में जो AIMIM की तरफ से फूका जा रहा है, और बहराइच की ही आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या गाजी के नाम की वजह से आपको बहराइच की आवश्यकता पड़ी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में आने वाले चुनाव में वो वहां से प्रमुख प्रत्याशी हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब के मीटिंग करने का जो मेन मकसद है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के मेन प्रचार करना है और उससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम 200 सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसकी शुरुआत करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि सदर साहब हैं, वो दरगाह शरीफ पर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जो कि हर साल 14 जून को मनाया जाता है। पिछले साल हम लोगों ने इस सम्मेलन को लखनऊ में मनाया था और इस बार ये सम्मेलन हमारा बहराइच में, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से ये कार्यक्रम वहां पे प्रस्तावित है। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, बीजेपी देश में मिली जुली संस्कृति जो है उसको खत्म करना चाहती है। बीजेपी का जो मेन मकसद है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना है। और रही बात, देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि राजा सोहेल देव जी का कोई इतिहास नहीं है। मैं भी उनके उस बयान से सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, राजभर लोग उन्हें कहते हैं कि राजा सोहेल देव राजभर थे, पासी लोग उन्हें कहते हैं कि राजा सोहेल देव जी पासी थे, और राजपूत कहते हैं कि राजा सोहेल देव जी राजपूत थे। तो पहले इन लोगों को आपस में ये डिसाइड कर लेने दीजिए आखिरकार वो थे कौन, वो राजभर थे, राजपूत थे या पासी थे। तो आप अगर कोई इतिहास है तो वो निकाल कर लाइए। सवाल खड़े कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, इतिहास को नकार रहे हैं या इतिहास पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए मैडम, कहा यह भी जाता है कि जो सोहेल देव जी हैं वो सरावस्ती के राजा थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो बहराइच के थे। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, कुछ जाता है कि वो कौन कौन थे, क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। फिर जब गाजी के लिए बोला जाता है तो ये आप क्यों उस पर सवाल खड़े कर देते हैं?
बीजेपी कर रही है, अगर देखिए, बीजेपी कुछ कह रही है, आप कह रहे हैं कि वोट लेने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान लड़ाई कराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो आप उसे ध्रुवीकरण कह रहे हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। जब आप कर रहे हैं तो क्या जी, वो बिल्कुल। धार्मिक प्रतिवाद नहीं है? जब आप कर रहे हैं तो फिर जब आप सीधे तौर पर ये कहते हैं कि गाजी की दरगाह पर जाकर ओवैसी साहब चादर चढ़ाएंगे, तो क्या आप एक स्पेशली प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये सरासर गलत है कि जिसने भी कहा है गलत क्या। ओवैसी साहब के पास इतना समय वहां है नहीं, वो कुछ ही मिनटों के लिए वहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अच्छा, चादर नहीं चढ़ाएंगे? नेक्स्ट टाइम कभी ये नहीं, कैंसिल चादर है चढ़ाने प्रोग्राम, नहीं जा चादर रहे। नहीं चढ़ाएंगे? नहीं, कैंसिल नहीं, ये प्रोग्राम प्रस्तावित था ही नहीं। अच्छा, ये तो ये गलत अफवाह लोगों ने है। अफवाह उड़ाई है। अच्छा, जी जी, ये सिर्फ एक अफवाह है। और रही बात, देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा 11वीं सदी 1033 ईस्वी में सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ, वहां पे उनका निर्माण किया गया। तब से लेके आज तक ये बीजेपी के लोग कहां थे, ये और लोग जिन लोगों ने देश के अंदर शासन चलाया, वो लोग कहां थे? आज तक कभी इस मामले में किसी ने जरा भी विरोध नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है, तो बीजेपी इसमें ध्रुवीकरण कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। अच्छा, और बीजेपी समाजवादी ध्रुवीकरण पार्टी कर के रहे हैं। लोग, नदीम कुरैशी जी, जरा एक बात को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। ये जो AIMM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहराइच जा रहे हैं, तो वो शौकत अली की वजह से जा रहे हैं बहराइच, कि वो 2027 में वहां से चुनाव लड़ेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बहराइच जा रहे हैं, या फिर वाकई में नेजा मेला, गाजी की दरगाह, इस वजह से आप लोगों ने बहराइच का स्थान चुना है? संदेश क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं सीधी से एक बात कहूंगा, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो गाजी मियां जिन्हें कहा जाता है, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सबकी आस्था उनमें है। सारे हिंदू और मुस्लिम सभी लोग उनकी दरगाह पर जाते हैं और वहां मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और उनको ऐसा विश्वास है कि वो मुरादें पूरी भी होती हैं। उसके अलावा देखिए, कोई भी इंसान, चाहे वो ओवैसी साहब हो, या राजभर जी हो, या समाजवादी पार्टी के नेता हो, या राघवेंद्र सिंह चौहान हो, ये भी उस दरगाह पे जा सकते हैं। वो एक अल्लाह के वली का घर है, वहां किसी हर समय सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। हर इंसान वहां जाके दुआ मांग सकता है। और आप राजा सुहेलदेव के इतिहास को नकार देते हैं, आप उन्हें काल्पनिक पात्र बता देते हैं। अच्छा बताइए मैडम, आप ही बताइए, जैसा कि शौकत अली साहब ने कहा है कि राजा सुहेलदेव जी का अगर कोई पिछला इतिहास हो, तो आप बताइए, उनके कोई किले, उनकी कोई जमीनें, उनका कोई खानदान, उनका चाहे सरवस्ती में, या फिर आपके अगर मैं बात करूं बहराइच में कहीं हो, तो बताइए आज क्यों ये सब चीज कही जाती है? भाई ठीक है, वो भी एक राजा सुहेलदेव जी जो थे, वो भी एक अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी वजह से आप किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। जिसमें हमारी आस्था है, आप उनको बदनाम नहीं कर सकते। भाई आप अगर उनको राजा सुहेलदेव जी को अपना वो मानते हो, क्या कहते हैं, धर्म गुरु मानते हो, या उन्हें राजा मानते हो, जो भी मानते हो, ठीक है, आपकी आस्था आपकी तरह आपके लिए है, लेकिन हमारी आस्था हमारे लिए है। लेकिन गाजी को तो आप कह रहे हैं कि आपकी आस्था गाजी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो नेजा मेला का जो नाम है, वो भी अब सुहेलदेव महाराजा के नाम पर करने की बात कह रहे हैं। तो फिर इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? AIMM का इसको लेकर क्या रुख है? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बहुत से ऐसे हिंदू समुदाय के लोग भी हैं जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आस्था रखते हैं। और आप वहां जाकर देखिए, अपने अहलाइयों से वो करवाइए, जांच करवाइए। मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदू आस्था रखते हैं, और वो लोग अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे फिर से, और फिर दयाराम भार्गव जी के पास मैं जाऊंगी। आप बार बार ध्रुवीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन जब आप बार बार गाजी का गुणगान कर रहे हैं और इसे अपनी आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, तो इसे धार्मिक प्रतीकवाद क्यों ना कहा जाए? जी बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, जब हमारी उनमें आस्था है तो वो हमारे लिए तो धर्म की बात हो गई ना। भाई हमारे लिए तो धर्म की बात हो गई। आपके धर्म के हिसाब से आपकी आस्था राजा सुहेलदेव जी में है, और हमारी आस्था सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह में है। तो इससे हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपनी अपनी आस्था जहां है, हम हमारी आस्था का सम्मान किया जाए, और ना
आप हमारे किसी भी धर्म गुरु के बारे में या हमारे सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत टिप्पणियां करोगे तो वो भी गलत है। मैं लगातार देख रहा हूं, पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज चैनलों पे चल रहा है कि कभी ओपी राजभर जी के पार्टी के लोग उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, कभी कुछ लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है ना भाई। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना भाई। आप जिस तरह से हमारे किसी भी अच्छा, तो आपका कहना है कि उनकी तरफ से शुरुआत की गई और वो आपका रिएक्शन है जिसके तौर पर आप सुहेल देव महाराजा को काल्पनिक पात्र बता रहे हैं। जी वो बात बिल्कुल सही है। आप हाँ। देखिए, अगर कोई इतिहास है तो आप सामने लाइए ना, दिखाइए। ठीक है, इतिहास आपको बताएंगे दयाराम भार्गव जी जो कि प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। दयाराम भार्गव जी, सीधे तौर पर शौकत अली कह रहे हैं और उन्हीं की बात को दोहराते हुए नदीम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक पात्र थे। इस पर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? और जब आप क्या भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या ये कहिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी तरफ से दिया गया जो ये बयान है विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्या इसके पक्ष में है? पक्ष में है तो फिर इसके पास क्या जवाब है कि दशकों तक जो व्यवस्थाएं दी गई दरगाह पर उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई गई? आज का समय, ये मेरी आवाज मुझे स्वयं आ रही है? आवाज मिल रही है, आप उत्तर दीजिए। जी जी, आवाज मिल रही है, उत्तर दीजिए। आज का समय और इसके पहले कांग्रेस शासित का समय, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिस महापुरुष ने देश की रक्षा के लिए, जिस महापुरुष ने देश के बहन बेटियों को इज्जत को बचाने के लिए, जिस महापुरुष ने देश की धरती को इन आतंकवादी, अताताई, आक्रांता, लुटेरा, व्यभिचारी और इस्लामीकरण करने वाले, जो जिसका मानसिक गुलामी एक प्रकार का बना था, वो किस तरह जो है सनातन धर्म को तोड़ करके, जिसका मामा जो है सोमनाथ मंदिर के धन को लूटने के साथ में मूर्तियों को खंडन किया, उसी का तो भांजा है ये। और कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। क्या करने आया था? वो भारत देश में पूजा करने आया था। इनके हिसाब से महमूद गजनी जो है भारत में पूजा करने आया था, जो 17 बार आक्रमण किया था, हाथ जोड़ के पूजा कर रहा था, नमन कर रहा था। ऐसे प्रवक्ताओं को इनको क्या ज्ञान दिया जाए मोनिका जी, हमारे समझ से परे है। बात इतिहास की करके इनका प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं पढ़ा लिखा है या ये भगवान जाने क्या है। ये अकबरी आईनी पढ़ ले, मिराद मसूदी पढ़ ले, अवध गजेटियर पढ़ ले, बहराइच का गजेटियर पढ़ ले, जिसमें भरा पड़ा है 1034 में कुरुटला नदी के किनारे नारपाड़ा के मैदान में श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महासुहेलदेव राजभर जी 21 राजाओं की एक टोली बनाए थे। 3 लाख की सेना लेके आया था। ये कहां से आया था? मेरठ से निकलते हुए दिल्ली से चल के आया था, सिद्धिविद से होते हुए जब लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अवध को घेरता हुआ जब ये श्रावस्ती में पहुंचा तो महाराज सुहेलदेव जी को भाई से भुराव से इसकी जो है सामना हुआ। हालांकि उस भुराव देव जो है अकेले पड़े तो उसमें जो है वो मारे गए, लेकिन जैसे महाराज सुहेलदेव राजभर को पता लगा, उन्होंने 21 राजाओं की सेना बनाई। जिस तरह महाभारत में सेना बना करके पांडवों ने जो इनके खिलाफ लड़ा, रामायण में आप देखिए क्या नाम है, श्री रामचरितमानस में राम ने भानुबंदर की सेना बना करके श्रीलंका में चढ़ाई करके नेस्ता नाबूद किया। उसी तरह महाराज सुहेलदेव राजभर श्रावस्ती ने 21 राजाओं की सेना बनाई। नाम सुनिए, राजा रायबदार, राजा रायब राय, राजा अर्जुन सिंह, राजा बीरमल, राजा नरसिंह, राजा भल्लादेव, राजा कल्याण सिंह, राजा बागदेव, राजा रुद्रमल, राजा भुरायदेव, राजा हरदेव, राजा बलदेव, राजा उग्रसेन, राजा प्रसेनचित, राजा करणपाल, राजा देवमल, राजा देवपाल, राजा श्रीधर, राजा ताराचंद, राजा मरणपाल, राजा प्रहलाद। आज राजा 21 राजा थे जो एक टोली बना करके 3 लाख सैनिक लेकर के ये लुटेरा, ये अत्याचारी, ये आक्रमणकारी इस्लामीकरण करने के लिए
ये जब आया था तब महाराज सुहेलदेव की सेना के साथ 1.5 लाख सैनिक थे महाराज सुहेलदेव के, 21 राजाओं के। क्योंकि कभी इन राजाओं को ये पता नहीं था, भरोसा नहीं था कि कभी कोई विदेशी आक्रांता भी आकर के हमारे बहन बेटियों की इस्लामीकरण करेगा, हमारे धन दौलत लूटने का काम करेगा, हमको नाबूद करेगा। राजा तैयार नहीं थे। अंतोगत्ता 21 राजाओं की सेना बनी, टोली बनी और इस पे आक्रमण कर रहे थे। और उसके बाद देखिए इसने क्या किया, इसने जो है मसूद गाजी ने क्या किया, इसने गायों को आगे करने का काम किया। लेकिन धन है सनातन धर्म के रखवाले, जिन्होंने माता गौ को साइड में रख करके उसके साथ में जब 21 राजाओं की टोली पहुंची तो गाजर मुड़ी कराए, काटेंगे, मारेंगे। महाराज सुहेलदेव राजभर जब ये लगा इसको, मसूद को लगा कि मैं मारा जाऊंगा, तो बलास क्रॉसिंग के किनारे, बलास क्रॉसिंग जहां थे वहां पे एक कुआं था, उस कुएं में घोड़े से कूद करके उनके बाल से घायल हो गया। और मैं बता दूं, अगली बार महाराज, अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, अरे सुन लीजिए, बात करिएगा। इस देश में कुछ ही राजा शब्द बेड़ी बार चलाना जानते थे। आप समझिए, महाराज दशरथ जिन्होंने शब्द बेड़ी बार चला करके घायल किया था हिरण समझ के, इसी तरह महाराज सुहेलदेव राजभर शब्दवाणी करके जो इसको घायल करने का काम किया, ये जाकर के उस कुएं में कूद गया। वहां पर एक गिरगिट जो था वो बैठा था। महाराज सुहेलदेव अपने घोड़सवारों के साथ में थोड़ा रुक करके चले, क्योंकि जंगलात था। जैसे वहां पे देखा गिरगिट ने ऊपर नीचे अपना गर्दन करने का काम किया। महाराज को लगा हो सकता हमें कुछ कीड़े मकोड़े से भी जानकारी लेना चाहिए। उन्होंने गिरगिट को देखा, गिरगिट ने जैसे गर्दन नीचे किया, देखा वहां पे जो है छुपा हुआ है। महाराज सुहेलदेव राजभर ने तुरंत तलवार उठाई और उसकी नाड़ काट करके जो अलग करने का काम किया, वही अताताई मारा गया। और मैं आपको बता दूं, ये लोग इतिहासों की बात करते हैं, 156 सालों तक कभी किसी ने इस देश में जी, आप राजा सुहेलदेव के बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इतिहास का हिस्सा थे, कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा, क्या सारी चीजें हुई। लेकिन क्या आपको ये भी महसूस होता है कि इतिहास को वर्तमान राजनीति की जरूरतों के हिसाब से पढ़ा जा रहा है? नहीं, देखिए मोनिका जी, मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं, इतिहास को खंडन करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति बनाई। जो महाराज सुहेलदेव बताइए, जो जीता हो, जो आक्रमणकारी रहा हो, उसका महिमा मंडल, और जिसने देश की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा किया। तो दयाराम जी, बात बताइए, आप ये महिमा मंडन वाली बात आप भी दोहरा रहे हैं अभी, हालांकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन शायद ही आप इस बारे में उत्तर सही तरीके से दें। खुले शब्दों में ये उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सुनिए, पहले विरोध क्यों नहीं हुआ आपकी तरफ से, सुभाषपा की तरफ से इसको लेकर पहले कभी विरोध क्यों नहीं हुआ? हाँ, महाराज सुहेलदेव राजभर की जीवनी, जब हम 2016 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए, जब भी लोग जान रहे। हाँ। लेकिन 23 अक्टूबर 2002 को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जब पार्टी बनाई, महाराज सुहेलदेव के नाम पे बनाई। उनकी जीवन गाथा को पूर्वांचल के प्रदेश के लोगों को जानकारी नहीं। पर आप 16 में गठबंधन में भी तो आ गए थे ना, 16 में गठबंधन में भी तो आ गए थे। आप कह रहे हैं, जब खुद गठबंधन की बात आप बता रहे हैं, तो आपने कभी बीजेपी को क्यों नहीं कहा? आज 26 में ये सारी बात क्यों उठ रही है, जब 27 में चुनाव है? गठबंधन को आपको भी लंबे समय हो गया, तब क्यों नहीं बातें की? महाराज सुनिए मोनिका जी, 2023 में महाराज सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। 2023 में जो है महाराज सुहेलदेव जी के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी बना। 2024 में उसी श्रावस्ती में विशाल मूर्ति का अनावरण हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? 2023 आपकी ही बात का मैं फटाफट रिएक्शन 1 मिनट नदीम साहब से ले लूं, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। नदीम साहब, पूरा वर्णन कर दिया दयाराम भार्गव जी ने एक एक चीज का, और आप कह रहे हैं कि काल्पनिक पात्र है। कैसे कह सकती है एआईएमआईएम? सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ओवैसी साहब, शौकत अली साहब, आप खुद, क्योंकि वोट लेने हैं। यूपी में नजर है आपकी 200 सीटों पर 143 सीटें ऐसी जो पूरा असर रखती हैं, प्रभुत्व रखती हैं मुस्लिम वोट्स का। तो कुल मिलाकर तो एक राजनीतिक बयान हुआ ना वोट बैंक की खातिर। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो अभी जो सुबह सपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा कि पहले वो ये साबित करें कि महाराजा सुहेलदेव जी, जिनके बारे में ये अभी बता रहे थे कि वो राजभर थे, ये साबित करें। क्योंकि मैंने सबसे पहले यही बात कही
कि राजपूत भी उन्हें अपना कहते हैं, पासी भी उन्हें अपना कहते हैं। अगर नदीम साहब आप उनसे साबित करने की बात कह रहे हैं तो गाजी को आप अपना आराध्य कहते हैं, जिनके ऊपर इतिहास में वर्णन है कि सोमनाथ मंदिर में उन्होंने चोरी करी। सोमनाथ मंदिर को लेकर उनका पूरा वो वर्णन मिलता है इतिहास में। तो फिर आप भी साबित कीजिए कि नहीं वो वाकई में आपके आराध्य हैं, वो बहुत पाक साफ थे। ये तो सुभाषपा भी आपको कह देगी। अगर आज इतिहास के पात्रों को लेकर हम ये युद्ध लड़ने बैठ जाए, कौन सही कौन गलत, किसका क्या नहीं, तो हम आज की वर्तमान की बातें कैसे करेंगे? मैडम देखिए ना, मैं सीधी सी कह रहा हूं, हम ठीक है, हम राजपूत भाइयों से कहेंगे, वो भी दावा करते हैं ना राजा सुहेलदेव जी हमारे हैं, तो ये पहले आपस में डिसाइड करना चाहिए ना इन लोगों को। और रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की, देखिए हम लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कल बहराइच से ऐलान होने वाला है। दयाराम जी की ऑडियो प्लीज ओपन करें। दयाराम जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप ऑडिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 200 सीटों पे मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 150 सीटों पे हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। दयाराम जी आपका जवाब फटाफट से फिर यश भारती के पास जाएंगे। सेकुलर हिंदू है वो हमें वोट करेगा। और मोनिका जी, आपके माध्यम से बता दें, ये सलार मसूद गाजी लुटेरा था या संत था, ये बता दे केवल, ये क्या करने आया था? इस्लामीकरण करने आया था कि नहीं आया था? ये देश की संप्रभुता को खंडित करने आया था कि नहीं आया था? इतने बहन बेटियों के साथ अत्याचार करना चाहते कि नहीं चाहता? और इसके मामा जो कि क्या नाम है, मंदिर को लूटने का काम किया कि नहीं किया? मूर्तियों को खंडित करने का काम किया कि नहीं किया? कौन सी मानसिकता थी? क्या मानसिक, ये साधु था क्या? ये लोगों को प्रवचन देने आया था? 3 लाख सैनिकों से साथ क्या करने आया था? क्या कर रहा था? अपना दरगाह शरीफ पर जाकर देख लीजिए, आप दरगाह शरीफ पर जाकर देख लीजिए, समुदाय के लोगों में आता है, वहाँ कितने देश को लूटने का काम मिलेंगे। ये सवाल आप उनसे करिए, दरगाह शरीफ पर जाकर देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप ये सलाह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे आप दोनों के पास। कुल मिलाकर इतिहास को लेकर ये एक बड़ी बहस है जो आज यहाँ पर छिड़ी हुई है, गाजी वर्सेस सुहेलदेव की। ठीक है दयाराम जी, नदीम जी, लौटेंगे आपके पास। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है ये इतिहास को लेकर आज एक जमकर नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। लेकिन यश भारती जी, जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इस बहस का समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर आखिर क्या असर आएगा? जब पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है तो उसमें अल्पसंख्यक के लिए स्टैंड होता है और उसी अल्पसंख्यक वोटों पर एआईएमआईएम की नजर है, जिसके लिए ओवैसी खुद बिगुल फूंकने जा रहे हैं बहराइच की धरती से। यश भारती जी, मेरी आवाज आ रही है मोनिका? बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहती है उस दिशा में राजनीति जा रही है, और समाजवादी पार्टी जिस राजनीति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की, उस खिलाफ उसने ही काम। अब मूलभूत मुद्दे जो हैं, पेपर लीक है, बच्चों को बेहतर भविष्य नहीं मिल रहा, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, महंगाई चल पे है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, हम उस पर बात करें। ये घुमा फिरा करके, लोगों को डरा करके, लोगों को गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य। प्रतीकों की आड़ में कोई भारतीय जनता पार्टी आज से राजनीति नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से था, लेकिन वो रास्ता खुद भटक गई। 1980 में जो अपना उन्होंने संविधान और जो नियम कायदे बनाए थे उससे आज वो बात करती है तुष्टीकरण की, आज वो करती है सांप्रदायिकता की। तो वो उनका रास्ता उन्होंने चुना हुआ है। हम न रास्ते से भटके थे, ना हमने रास्ता बदला। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय पे अड़े, इसीलिए हम पीडीए की बात करते हैं कि जो भी पीडीए में है उसको सामाजिक न्याय व्यवस्था से मुख्य धारा में आने का अवसर प्राप्त हो। अब मुख्य धारा में वो आए, उसके लिए काम करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सब लोग कर रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से। अब जो तमाम बातें चल रही हैं, देखिए स्पष्ट अपने आप से आपने दोनों लोगों से राय ले ली, दोनों की अपनी अपनी राय है। आखिर समाज में ये सब बातें की आवश्यकता क्यों है? कौन काल्पनिक है ये कौन बताने वाला होता है, और कौन ये बताने वाला होता है कि उनका ये इतिहास है? जनता खुद समझदार है, आज तकनीक से जुड़ी हुई है, तकनीक की सारी चीजें हैं, तो तकनीक की सारी चीजों के साथ में हम सब पता कर लेते हैं।
जी। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो ये सब चीजों करके, भ्रम करके, समाज में विघटन पैदा करके, असली नकली बनाना, किसी को कुछ और बताना, आक्रांताओं की बातें चल रही थी, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के साथी ने शुरुआत में करी। जिम्मेदारी आप संविधान की शपथ लेते हैं, ईश्वर को साक्षी लेकर, ना आप संविधान को मान रहे हैं ना आप ईश्वर को मान रहे हैं। जो आपने शपथ ली उसको रोज तोड़ने का काम करते हैं, भेदभाव पैदा करने का काम, भेदभाव के साथ काम करने का काम लगातार आप काम करते हैं, मंचों से बोलने का काम करते हैं। बताइए हनुमान जी की जाति किन लोगों ने बताई थी? आरएसएस प्रमुख परशुराम जी को क्या बोलते हैं? और तमाम बातें माता सीता जी को फर्स्ट टेस्ट बेबी किसने बताया? तो ये तमाम चीजों की जो कि मूलभूत सुविधाएं से और जनता की जो मांग है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उससे भागने के रास्ते मिले, इसीलिए चीजों को लेकर के आते हैं समाज के बीच में, ताकि समाज उनमें उलझा रहे और मूल बात से ये लोग निकल जाए। तो आज अगर किसी के नाम पे मेला लगता है, किसी के नाम पे कोई और कार्यक्रम चलता है, सरकार चलाए, बहुत अच्छी बात है, कौन उसको मना कर रहा है। लेकिन अगर समाज में खाई पैदा हो रही है तो खाई पैदा करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जो हमारी विविधता है पूरे देश में, उन सबको एक साथ, जो गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता तमाम फूलों का, उन सबको खूबसूरत बनाए रखने का, ना कि उस चमन को, उस गुलदस्ते के बगीचे को उजाड़ने का। ये बुलडोजर संस्कृति से केवल और केवल उजाड़ने का काम कर रहे हैं, बनाने का कोई काम नहीं कर रहे। नहीं तो इनसे पूछिए ना, आखिर एनसीईआरटी की किताबें जिससे बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, आज भी मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? ये डबल इंजन की सरकार की दुहाई करते हैं, उस दुहाई में कहां है किताबें? तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। नोएडा जैसे शहर में अगर बहुमंजिलिया इमारत में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की धार वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो ये अव्यवस्था किसकी है? जिम्मेदारी तो इनको लेनी पड़ेगी, लेकिन जिम्मेदारी लेंगे कैसे? इसीलिए विवाद को उत्पन्न करते हैं और विवाद में समाज को धकेलने का काम करते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये ईश्वर की भी झूठी कसम खाते हैं और संविधान की भी झूठी कसम खाते हैं। संविधान को तो खत्म करना ही चाहते हैं। सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली ये राजनीति है। चलिए, ये तो बीजेपी की बात हो गई, लेकिन जब एआईएमआईएम के चीफ आते हैं यूपी, तो ये बताइए इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं देखा जाता है कि ओवैसी साहब को यूपी याद आ जाता है। वाकई में मुस्लिम नेतृत्व की बात हो रही है या फिर मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात हो रही है? मोनिका जी, आप भी मुझसे उसी लाइन पे बात चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है? नहीं, विषय भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उस लाइन पे नहीं, विषय आज का ये है क्योंकि ये मुद्दा ही उठ गया, तो जाहिर सी बात है। आपने सवाल किया, मैं जवाब जी। आपने जो सवाल किया उसका जवाब लगभग मैं दे चुका। हमारा रास्ता सामाजिक न्याय का तय है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, लोगों को हक अधिकार मिले, जो पिछड़ गए वो मुख्य धारा में आए, बेहतर जीवन। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और हम भी यही चाहते हैं यश भारती जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो आप बात कह रही हैं, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में आती है तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही तो नेता ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम यूपी में आती है चुनावों के लिए, वो कुछ नहीं करती है, वो बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने का काम करती है। उस पर आप कोई राय अपनी देंगे? हमने बयान भी सुना था रविदास मेहरोत्रा जी का। मोनिका जी, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात पूरी आज। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी पार्टी को कमजोर करने का काम नहीं किया, चाहे वो साथ में रहे हो चाहे खिलाफ में रहे। अच्छा। ये काम तो एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का है कि जो सहयोगी होगा उसको कैसे खत्म करना है वो काम करेंगे। बड़े उदाहरण है, शिवसेना को खत्म किया 2 पार्ट में, एनसीपी को खत्म किया 2 पार्ट में, रामविलास पासवान जी के बेटे और भाई को खत्म किया 2 पार्ट में, जेडीयू में मांझी साहब को अलग किया, लंबी श्रृंखला है। तो ये तोड़ना, खत्म करना अपने सहयोगियों को, तो इसी श्रृंखला में क्या एआईएमआईएम वाकई में बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे थे, जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने का काम करती है, वोट काटने का काम करती है? वो तो स्पष्ट दिख रही हैं चीजें, कौन किस लाइन पे चल रहा है। जिस लाइन पे भाजपा चलना चाहती है उसी लाइन पे दूसरी पार्टी चल रही है। तो ये तय करें कि अगर हमें लाइन चलना है, सबकी बात करना है, कि हमें सिलेक्टिव बात करना है।
सिलेक्टिव बात करके एक को गाली दीजिए और अपने आप को बेहतर बताइए। अगर उस अप्रोच के साथ चलेंगे तो भाजपा का सहयोग करेंगे, और अगर सबके साथ चलने की बात करते हैं, बेहतर गुलदस्ता बनाने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के खिलाफ है। लेकिन अगर भाजपा की लाइन पे कोई भी पार्टी काम करेगी तो उसका सहयोग करेगी, उसके खिलाफत में नहीं करेगी। अच्छा, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर 2027 के लिए कौन है? भारतीय जनता पार्टी या फिर AIMIM? आप कैसी बातें कह रही? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है। नंबर 1 पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी है विधानसभा में। लोकसभा में नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को बनाया है। तो यहाँ दोनों नंबर 1 वालों की लड़ाई है आपस में। अब इसमें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जनता जिसको आशीर्वाद देगी, तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। बेईमानी करके अगर कोई नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा तो उसकी खिलाफत हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो AIMIM आगे बढ़ रही है, क्या वो बेईमानी करके नंबर 1 बनने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये तो चलिए आपने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी और AIMIM का आपस में तुलना करना उचित ही नहीं है। उचित यही है कि बीजेपी वर्सेस SP देखा जाए। तो AIMIM क्या होगी? क्या 27 के लिए आपको लगता है सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? मोनिका जी, क्यों मुद्दे पे बात नहीं कर? नहीं, मुद्दे पे ही बात हो रही है, मुद्दे पर ही बात हो रही है। नहीं, ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है। वो राजनीतिक पार्टी है, उनको हक है चुनाव लड़ने का, वो लड़े जहां से लड़ना है। किसे प्रत्याशी बनाएंगे, किसे नहीं बनाएंगे, ये उनको तय करना है। हम उनके राजनीतिक भविष्य के लिए या उनको सुझाव देने के लिए थोड़ी बैठे, हम अपनी बात करने के लिए बैठे हैं। जिससे हमारा मुकाबला है, जिस सरकार से हमारा मुकाबला है, जिस सरकार के खिलाफत में हम लड़ रहे हैं, और जिन लोगों के घरों में बुलडोजर चला है, जिनपे झूठे मुकदमे डले हैं, जिन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी खुल करके कहती है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। यहाँ जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो बंटवारा करने वाले लोग जाने। नदीम साहब कहना चाह रहे हैं कुछ। जी नदीम जी। जी, जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि जिन लोगों के ऊपर बेलडोजर चल रहा है, जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिन लोगों का प्रदेश के अंदर जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है सरकार द्वारा, ये उनके साथ करें, ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज इबादत गाहों पे बिल्डोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मजारों पे बिल्डोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बेकसूर लोग, उत्तर प्रदेश के 40% बेकसूर मुसलमान आज जेलों में, समाजवादी पार्टी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। और मैं तो कहूंगा समाजवादी के नेता आजम खान साहब पिछले कई सालों से जेल में, समाजवादी पार्टी उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों के वोटों को ठगा है। सिर्फ वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करी है, मुस्लिमों के साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी और हर उस पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म हुआ है, चाहे वो मामला यश भारती से फटाफट से रिएक्शन, फिर विजय नारायण सिंह जी के पास हम जाएंगे। ठीक है नदीम साहब, जल्दी नदीम साहब, ठीक है, फटाफट से यश भारती से रिएक्शन लेके फिर विजय नारायण सिंह जी के पास जाएंगे। यश भारती जी, सिर्फ कहने को आप लोग बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, लेकिन लड़ाई लड़ने की बात आती है तो आप अपने ही नेता के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। मोनिका जी, स्पष्ट शब्दों में बता दूं, पीडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए मजबूती के साथ है, 2024 में उसने बताया है, और लोकसभा में सदन के अंदर नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। कहीं कोई जनता के बीच में कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन किसी के साथ अघोषित गठबंधन करके अगर लाना चाहते हैं, वो जनता देख रही है कि घोषित गठबंधन वाले और अघोषित गठबंधन वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं। मौका उनको भी मिला है, चुने गए हैं, वहां कितना आवाज उठाते हैं, कितना बोलते हैं, गलगलिया कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है। और सवाल क्योंकि समाजवादी पार्टी नेता की, आप माननीय आजम खान साहब की बात की, आजम खान साहब का परिवार, उनके समर्थक, उनके लोग सब जानते हैं कौन किसके साथ खड़ा, कहीं कोई विरोध नहीं है। और खुद आजम खान साहब इस बात का जवाब दे चुके हैं कि हमारे इतने पारिवारिक रिश्ते हैं, पीढ़ियों के रिश्ते हैं कि सदियां लगेंगी उनको उजड़ने में या खत्म होने में। तो ये चाहते हैं कि किसी का भाईबंदी ना बनी रहे, किसी की आपसदारी ना बनी रहे,
उसी लाइन पे जो भी दल काम कर रहा है, हमारी खिलाफत भाजपा से, उसके साथ जो सहयोग करेगा हम उसके खिलाफ में खड़े कि समाजवादी पार्टी की लाइन क्लियर है, बीजेपी वर्सेस एसपी। और विजय नारायण सिंह के पास अब जाते हुए, विजय नारायण सिंह जी, सर आपको क्या नजर आता है, ये जो लड़ाई अब आकर खड़ी हुई है सीएम के बयान के बाद, ये लड़ाई वाकई में इतिहास की लड़ाई है या फिर ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के बीच की लड़ाई है? ये शुद्ध रूप से मैं कहूँ तो ये वोट बैंक की राजनीति है, और इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ जातियों के नाम पे पार्टियाँ हैं, धर्म के नाम पे हैं, संप्रदाय के नाम पर हैं, और एक दूसरे पे जो दोषारोपण हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो एक माहौल बनाया जा रहा है, इससे देश की आंतरिक एकता कमज़ोर होती है। बात होती है देश हित की, देश को मजबूत करने की, लेकिन आप अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों करते हैं? इसका मतलब कि सीधा सीधा आप वोट की राजनीति करते हैं, आपको देश की आंतरिक एकता से कोई मतलब नहीं है। रही बात इतिहास की, तो एक नया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आजकल आया हुआ है, जिसको देखिए वो इतिहासकार बना हुआ है। अभी एक सज्जन थे, शायद भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, किसी ने अभी सालार गाजी मियाँ के बारे में बात की, किसी ने सुहेल देव के बारे में की। मेरा दावा है कि इन चीज़ों के बारे में कहीं किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। इतिहास में मुझे दिखाएं ये कहाँ इन लोगों की कोई चर्चा है? इस देश के लोग तो सम्राट अशोक को नहीं जानते थे, तब तक नहीं जानते थे जब तक कि जेम्स प्रिंसप ने 1820 से 25 के बीच में उनके शिलालेखों को नहीं पढ़ा। और सम्राट अशोक ही एक अकेला इस पूरे देश का एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत को, अखंड भारत को, अफगानिस्तान से लेके लंका तक और म्यांमार तक अपनी सीमा भारत की दी थी। किन राजाओं की बात कर रहे हैं? जब देश आज़ाद हुआ 563-565 राजा थे, उनके अपने अपने देश थे। भारत कहाँ था? कौन राजा अब भारत के लिए लड़ रहा था और आज़ादी की लड़ रहा था? जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, यही सारे राजे रजवाड़े, मैं उनको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटता, वो अंग्रेजों के साथ गलबैयाँ कर रहे थे। रही बात आक्रमण किया, बाहर से विदेशी आक्रमण करता है। अरे यहाँ कौन नहीं आया? यहाँ तुर्क आए, यहाँ यमन आए, ईरानियन आए, उज़्बेक आए, तर्किश आए, ताजिक आए, यहाँ तक कि यूनानी भी आए, हूण आए, शक आए, मंगोल आए। आप उनकी चर्चा नहीं करते हैं, उनको आक्रमणकर्ता नहीं मानते आप। आक्रमण की वो उन्होंने लूटपाट की यहाँ के, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ये मंशा बताती है कि एक धर्म को टारगेट करना है और अपनी राजनीति करना है। जी आएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है, इस देश में युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश दे रहे हैं राजनीति के जरिए? इस युवा पीढ़ी को आज एक अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। आप उसमें न करके आप धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय, तमाम राजनीतिक का विमर्श को आप इन युवाओं के सामने पेश कर रहे हैं। कैसा देश बनाना चाहते हैं? यह देश बहुत सांस्कृतिक वाला देश है, बहुधार्मिक देश है, बहुजातीय लोग, बहुभाषीय देश है। इस देश की खूबसूरती यही है कि ये एक डाइवर्स देश है। इतनी विविधता दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और दुनिया इसी बात पर आश्चर्य करती है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक है, एकजुट है और सशक्त है। तो निश्चित तौर पर इस देश में रहने वाले लोगों के आपस की समझदारी, उनका भाईचारा कहीं ना कहीं इस देश की एकता को बनाए रखता है। और मैं तो इन लोगों से अपील करूंगा, कम से कम इन चीज़ों में इस समाज को, इस देश को बांटना छोड़ दीजिए। राजनीति के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं भाई? किस आधार पर आप अपने को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं? और चुनाव में आप बिहार में 10,000, बंगाल में 3,000, महाराष्ट्र में 3,000। जी ये क्या है? आप वोट खरीद रहे हैं। जी आप जनता को इस बात के लिए तैयार कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए कि वो स्वरोजगार कर सकें, नौकरी कर सकें, या जो भी करना चाहें वो अपने रोजगार के लिए कर सकते हैं। उसमें ना डाल के आप उसमें कभी संभल का मुद्दा, कभी भोजशाला का मुद्दा। अरे ये मुद्दे, इतिहास में जो भी कुछ हुआ है, इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आप उसको दोहराएं। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम भविष्य में न दोहराएं।
भाई तालिबान ने भी बुद्ध की मूर्तियां तोप लगा के और टैंक लगा के उड़ा दी बामियान ने। अभी ईरान में करीब 30 ऐसे सांस्कृतिक महत्व के इन्हें यूनेस्को की धरोहर को इजराइल और अमेरिका ने मिसाइलों से तबाह कर दिया। अब किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, आप उनके बारे में पढ़ाइए, पढ़ाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन उसको मुद्दा बना के आप जनता को आपस में क्योंकि ये राजनीति है विजय नारायण सर, ये राजनीति है और राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, जनता के बीच जाने के लिए यही मुद्दे हैं जो शायद राजनेताओं के पास अब रह गए हैं। क्योंकि नीट, सीबीएसई, महंगाई, विकास, ये सिर्फ कहने को है और इनको लेकर असल में पूरी परतें कोई नहीं खोलना चाहता है। चले, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सोचना समझना होगा कि इस देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या 2027 का चुनाव गाजी, सुहेलदेव, इन सब के नाम पर लड़ा जाएगा, ना कि मुद्दों के नाम पर? सोचिएगा। नमस्कार।